मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रहेगी। ये बात ध्यान में रखें, ये बात ध्यान में रखिए कि सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये सारी डिस्कशन हम इस बेसिस पे कर रहे हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ और समझाई थी कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी v होती है, उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vh होता है, उसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट vv होता है। तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहता है जो शुरू में था, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। फिर जब दोबारा नीचे गिरने लगता है तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहता है जो कि शुरू में था, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हॉरिजॉन्टली जब ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हॉरिजॉन्टली इसकी स्पीड चूंकि कांस्टेंट रहती है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड बराबर होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम के। वर्टिकली इसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, वर्टिकली इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो फिर उस पर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वो चारों हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हम लिखेंगे पहली इक्वेशन h इज टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पर s का मतलब जो है वो क्या होगा, वर्टिकल हाइट जो हम कवर कर रहे हैं, और u और v का मतलब जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्पीड नहीं होगा, बल्कि u और v का मतलब होगा कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज का वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि वर्टिकली जो इनिशियल स्पीड होगी वो यहाँ पे u कहलाएगी, और वर्टिकली जो फाइनल स्पीड होगी वो यहाँ पे v कहलाएगी। vh का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा इन चारों फॉर्मूलों में। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो ऊपर जाते हैं आप वही -9.8 लेंगे, और नीचे आते हो वही आप +9.8 जैसा आप पहले करते थे। अब तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि देखो एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है, और ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री का। तो अब हम सबसे पहले ये मालूम करना चाह रहे हैं कि पॉइंट ओ पर इसकी इनिशियल जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी। तो पॉइंट ओ पर जो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड थी वो कैसे आएगी, v cos थीटा से आएगी। v की वैल्यू 20 है, थीटा की वैल्यू भी 20 है। तो हॉरिजॉन्टल जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो आ जाएगी एट पॉइंट ओ, वो आ जाएगी v cos थीटा यानी कि 20 cos 20 यानी कि 18.8 मीटर पर सेकंड। इस तरह पॉइंट ओ पर इनिशियली जो उसकी वर्टिकल स्पीड होगी वो v sin थीटा होगी, जो कि 20 इंटू sin 20 के बराबर होगी, जो कि 6.8 के बराबर है। अब ये बात ध्यान में रखें कि जो 18.8 आपने निकाली है हॉरिजॉन्टल स्पीड ओ पे, ये ओ से लेके पी तक और पी से लेके क्यू तक हर पॉइंट पे सेम रहेगी, यानी कि इट सपोज टू रिमेन कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू आपने एक दफा निकाल ली इनिशियली, इसको कहीं पर भी चेंज नहीं होना है, इट इज सपोज टू रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो वर्टिकल स्पीड है 6.8 मीटर पर सेकंड, ये आपकी जो है चेंज होती रहेगी ओ से पी से लेके क्यू तक। जब आप पी पे पहुंचेंगे तो देखें हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपकी दायरे वही रहेगी सेम जो थी, ये ना देखिए लिखा मैंने यहाँ पर एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि 18.8 मीटर पर सेकंड। अलबत्ता आपकी जो वर्टिकल स्पीड है, ठीक है, तो आपकी ये वर्टिकल स्पीड है ना, ये वाली स्पीड जो है ये जीरो हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो आपकी 18.8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, वर्टिकल स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहाँ की बात हो रही है, ये पॉइंट पी की बात हो रही है, पॉइंट पी पे बात हो रही है। और जब आप पॉइंट ओ से पॉइंट पी जाएंगे, जब आप पॉइंट ओ से पॉइंट पी जाएंगे तो वर्टिकली आपकी इनिशियल स्पीड जो कि पॉइंट ओ पे थी वो कितनी थी, वो 6.8 मीटर पर सेकंड थी। और जब आप पी पे पहुंचेंगे तो पी पे पहुंच कर आपकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ऊपर जाते वक्त जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन आपका जो है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे ऊपर जाते हुए वर्टिकली वो आपकी हाइट h होगी, और टाइम t आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो पहले हमने 2as = v² - v² का फॉर्मूला लगाया। इससे क्या फायदा, उससे फायदा हुआ कि हमारी हाइट निकल आई h, और वो हाइट हम जो कवर कर रहे हैं और कितनी कवर कर रहे हैं, हाइट जो है वो हम कवर कर रहे हैं, ये जो हाइट है हम कवर कर रहे हैं 2.4 मीटर की हाइट कवर कर रहे हैं। फिर हमने इसकी फाइनल स्पीड चूंकि वर्टिकली इसकी फाइनल स्पीड यहाँ पर जीरो होगी, वर्टिकल इनिशियल स्पीड यहाँ पर जिसकी 6.8 थी, इस लॉजिक को यूज करते हमने v = u + at का फॉर्मूला लगाया। फाइनल वर्टिकल स्पीड आपकी जीरो है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड 6.8 है, और आपका वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है -9.8 है। तो अपने इसको तो हमने सिंप्लीफाई किया तो टाइम की वैल्यू आ गई 0.69 सेकंड, यानी कि ओ से पी तक का टाइम 0.69 सेकंड आ गया। तो अगर ओ से लेकर पी तक का टाइम 0.69 सेकंड है तो पी से लेकर क्यू तक का टाइम भी 0.69 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा आपका, यानी कि ओ से लेकर क्यू तक फाइनल टाइम आपका 1.38 सेकंड यानी कि 1.4 सेकंड हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है हॉरिजॉन्टल स्पीड से,
हॉरिजॉन्टल स्पीड आपने पहले निकाली हुई, ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड जो कि 18.8 मीटर पर सेकंड। तो आपने इस हॉरिजॉन्टल स्पीड को टोटल टाइम यानी कि 1.38 से यानी कि 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 26.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए तो आपको इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड पता होना चाहिए और इसी पॉइंट पर आपको वर्टिकल स्पीड भी पता होना चाहिए। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल स्पीड का स्क्वायर करें और आप वर्टिकल स्पीड का स्क्वायर करें और दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट ले रहे हैं तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v जो है वो निकल आएगी। ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा है कि सिंस vh horizontal component of velocity is constant throughout, therefore horizontal component of acceleration is 0। क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लिहाजा हॉरिजॉन्टली आपका कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टली आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा 0 होगी। इस तरह से आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंटली चेंज होता रहेगा, तो लिहाजा आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जो कि 9.8 होता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टली मूव करते वक्त प्रोजेक्टाइल पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन वर्टिकली मूव करते वक्त इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है जो कि इसका वेट है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो लिहाजा किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है वो कैसी लग रही होती है? वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होती है। बात को यहाँ पे नोट किया हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज डाउनवर्ड व्हिच इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फिर क्या रहेगा? अगर काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट पर तो हाफ एम स्क्वायर के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर v का मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पीड नहीं होगा, v का मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट स्पीड होगा। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए प्रोजेक्टाइल की किसी पॉइंट पर तो आपको पहले उसकी रिजल्टेंट स्पीड चाहिए होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिलाकर उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या बन रही है? जो उसकी रिजल्टेंट स्पीड बन रही होगी वही स्पीड यहाँ पर यूज होगी हाफ एम स्क्वायर के फॉर्मूले में। बाकी इनिशियली जो कि आपकी स्पीड मैक्सिमम होगी, वर्टिकल स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों होंगी, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। टॉप पर पहुंचकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर क्या होगा कि वर्टिकल स्पीड तो जीरो हो जाएगी, लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी, तो उसकी वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो तो नहीं होगी लेकिन मिनिमम हो जाएगी। और जब बॉल नीचे की गिरेगी तो भी काइनेटिक दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी, तो वर्टिकल स्पीड आपकी दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा जो है रिकैप दिया जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम जो है आज का काम जरा स्टार्ट करते हैं। आज हम आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दें। चलें, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। तो जल्दी से
आप लोगों को 5 मिनट में दे रहा हूँ, 5 मिनट में कोशिश करें सारे पार्ट्स के सॉल्व हो जाए, ठीक है, जल्दी करना चाहो।
जी जनाब, कहाँ तक पहुंचे? ये इंटरनेट का बड़ा मसला है, बार-बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होता रहता है। हाँ भाई, जयान सुहेल साहब ने कर लिया, इसके अलावा और किसने किया? हाँ, जयान सुहेल के अलावा और किसी ने नहीं किया सवाल ये? अच्छा, वेनस साहब ने भी कर लिया। चलो जरा ये बताओ, तुम जयान ये बताओ, पहले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे? आओ जयान, बताना शुरू करो, पहले पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? चलो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले पार्ट में से पूछा है कि बताएं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ओ कितनी होगी। तो देखें, ओ पर आपकी एक्चुअल वेलोसिटी है 18 और एंगल है 25, तो आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो ओ पे कितनी होगी? आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है v cos थीटा। तो v की वैल्यू 18 है, cos एंगल कितना है आपका? एंगल आपका 25 है, तो 18 इंटू कॉस 25 डिग्री। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है? 18 इंटू कॉस 25, बताओ सर 18 इंटू कॉस 25 कितना है? हमें पता के लिए कोई तो बताओ कितना है? सेवन पॉइंट टू फाइव। ठीक है, 7.25 है, 17.8 है। एक काम करो यार, बताओ 7.28 तो नहीं होगा, और 17.8 भी बहुत ज्यादा है। 16.3 ऑलरेडी हो जाएगा, 16.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 16.3 हो गया।
अच्छा, ये जिनका आंसर 16.3 नहीं आ रहा है ना, ये तो कुछ गलती कर रहे हैं। आप लोग एक काम ये करो कि जैसे मोहम्मद मास या अनस या अबीहा, आप लोग एक काम ये करो कि आप लोग जरा चेक करो आप लोगों का कैलकुलेटर डिग्री में लगा हुआ है, रेडियन में लगा हुआ है। अगर आप लोगों का कैलकुलेटर रेडियन में लगा होगा या डिग्री में नहीं लगा होगा तो आपका आंसर फिर गलत आएगा, तो जरा चेक कर लें आप लोग। एनीवेज, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका 16.3 आ गया, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका 16.3। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि बताएं कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पी पे कितनी होगी। तो देखें, चाहे ओ हो चाहे पी हो, चाहे ओ हो चाहे पी हो चाहे क्यू हो, कोई सी भी जगह हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एक दफा आ जाता है फिर जिंदगी पर मरते दम तक वही रहता है। तो ओ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो कितना आएगा, ओ पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 16.8 आया है, तो 16.3 आया है सॉरी, तो मरते दम तक ये क्या रहेगा, 16.3 रहेगा। तो पॉइंट जो आपका पॉइंट पी है उस पर भी जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 16.3 मीटर पर सेकंड होगा, और पॉइंट क्यू पे जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो भी कितना होगा, वो भी 16.3 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो पॉइंट ओ पे, पी पे, क्यू पे, तीनों जगह पर आपकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 16.3 मीटर पर सेकंड ही होगा। सर चौथे पार्ट पे कह रहे कि बताएंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ओ कितना होगा, यानी इनिशियली आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा ओ पर। तो पे आपकी रिजल्टेंट स्पीड जो है वो 18 है, एंगल आपका 25 है। अब हम निकाल लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है v sin थीटा। तो p पे जो आपकी नेट स्पीड है वो 18 है और एंगल 25 है, तो जगह sin 25 डिग्री। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 18 इंटू साइन 25। 7.60। ऑलराइट, तो इसका आंसर आ गया 7.60, 7.6 मीटर पर सेकंड। तो फिर आपकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर ये कह रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी एट पी कितनी होगी। पी का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, और पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर जो वर्टिकल स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। लिहाजा आपके जो पांचवें पार्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पांचवें पार्ट का आंसर होगा कि वर्टिकल स्पीड एट ओ जो है पी जो है वो जीरो हो जाएगी। छठे पार्ट में कह रहा है कि वर्टिकल स्पीड एट क्यू कितनी होगी। तो देखें, क्यू जो है उतनी हाइट पर है जितनी हाइट पर आपका पी है, क्यू उतनी हाइट पर है जितनी हाइट पर आपका पी है। तो लिहाजा लिहाजा यहाँ पर ये होगा कि जब आप थ्रो कर रहे होंगे तो एक भी तो आपकी नेट स्पीड होगी, क्यू पर आपकी नेट स्पीड वही होगी, क्यों आप जितनी स्पीड से बहुत चीज़ को ऊपर उछालते हैं उतनी स्पीड से वापस आती है। तो क्यू पर भी आपकी जो वर्टिकल स्पीड होगी 7.6 मीटर पर सेकंड ही होगी। शर्त यह है कि पी और क्यू सेम हाइट पर हो और एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो। सातवें पार्ट में कह रहे हैं टाइम टू रीच फ्रॉम पी, पी फ्रॉम ओ, यानी कि ओ से लेकर पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम ओ से लेकर पी तक इसको सॉल्व करें, लेकिन इसको वर्टिकली सॉल्व करें, वर्टिकली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वर्टिकली सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप डिस्टेंस भी वर्टिकल लेंगे, स्पीड भी वर्टिकल लेंगे, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज़ कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। तो ओ से पी अगर आप वर्टिकली देखें, ओ से लेके पी तक आप वर्टिकली अगर देखें, तो आपकी जो इनिशियल स्पीड है वर्टिकली वो कितनी है, आपकी जो इनिशियल वर्टिकल स्पीड है वो ये है 7.6। जो मैंने इनिशियल स्पीड लिया सिर्फ वर्टिकल स्पीड ली, तो जो आपकी इनिशियल वर्टिकल स्पीड है वो 7.6 मीटर पर सेकंड है। पी पर पहुंच के जो आपकी वर्टिकल स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगी वर्टिकल, वैसे तो रिजल्टेंट स्पीड तो रहेगी, वर्टिकल स्पीड जीरो हो जाएगी। और उससे पी जाते हुए आपका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मालूम करना है टाइम, कि वर्टिकली उससे पी जाते वक्त कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन कौन सी बन रही है, क्वेश्चन बन रही है v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 7.6 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8 है, टाइम मालूम करना है। तो -7.6 बराबर होगा -9.8 इंटू टाइम के, माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम बराबर होगा 7.6 डिवाइड बाई 9.8। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7.6 डिवाइड बाई 9.8।
ऑलराइट, तो इसका आंसर आ रहा है 0.77। तो आंसर आ गया 0.77 सेकंड। अगर 0.778 है तो 0.78 हो जाएगा। 0.78 सेकंड, ठीक है। 8वें पार्ट में कह रहा है टाइम टू रीच क्यू फ्रॉम होम। अब देखें ओ से पी तक का टाइम 0.78 आया था, तो ओ से लेकर क्यू तक का टाइम उसका डबल हो जाएगा। लिहाजा आपके 8वें पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि आपका टोटल टाइम होगा बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ 0.78। अब 2 टाइम्स ऑफ 0.78 का मतलब होगा 1.56 होगा ना, 1.56 सेकंड। टोटल टाइम जो आपका हो जाएगा 1.56 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम आपका 1.56 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बताएं कि जो ये हाइट h है ये कितनी होगी। अब अगर मुझे हाइट h मालूम करनी है तो डायरेक्ट मुझे इसको वर्टिकली सॉल्व करना होगा ना इसको। तो हाइट h मालूम करने के लिए मैं इसको वर्टिकली सॉल्व करता हूँ। तो वर्टिकली फिर मैं इसको दोबारा से वैसे सॉल्व करूंगा जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था। हाइट यानी कि s आपको मालूम करना है, एक्सेलरेशन आपका -9.8 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 7.6 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो इन चारों वेरिएबल्स को यूज करके मैं s मालूम करना चाहता हूँ तो क्वेश्चन कौन सी लगेगी 2as = v² - u²। 2 हो गया, एक्सेलरेशन की जगह -9.8, s की जगह हाइट आ गई, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 7.6 का स्क्वायर। तो हाइट जो है बराबर होगी -7.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय -19.6, माइनस माइनस कैंसिल। तो हाइट बराबर होगी 7.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 19.6। देखिए क्या आंसर आ रहा है। 2.95। तो हाइट जो कवर होगी वो 2.9 मीटर जो कवर हो जाएगी। बाकी लास्ट पार्ट में कह रहा है कि डिस्टेंस d कितना कवर होगा। तो देखिए जो डिस्टेंस d है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होगा हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय o से लेके q तक का टाइम। तो लिहाजा चूंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम के बराबर है। हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी शुरू में कितनी आई थी 16.3, और मैंने कहा था मरते दम तक 16.3 रहेगी। और टोटल टाइम आपको कितना लगा है, टोटल टाइम आपको लगा 1.56 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1.56। देखो 16.3 मल्टीप्लाई बाय 1.56 क्या आंसर आ रहा है। सिक्सटीन पॉइंट थ्री मल्टीप्लाई बाय 1.56 25.4। डिस्टेंस जो कवर होगा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा 25.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सर हमने पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिया। चलें अब और आगे चलते हैं। चलें अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाती है हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि मिसाल तौर पर आपकी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना इस तरह से, फर्स्ट करो कि अगर हम जो है वो उसको आधे हिस्से में डिवाइड कर देंगे यू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा उसको नीचे से थ्रो करें और वो सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे बस, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो करें यूं करके और वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली शुरू में जाए लेकिन फिर
एक कर्व पाथ बनाता हुआ ग्रेविटी से नीचे गिर जाए, तो ये भी हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट करेंगे अगर हम जो है फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे फर्स्ट करेंगे अगर हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से फेंकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से फेंका, समथिंग लाइक दिस, तो स्पीड v के साथ फेंका, ऑब्जेक्ट से कर्व पाथ बनाता हुआ नीचे गिर गया, समथिंग लाइक, ठीक है। तो हमें जो टेक्निकल बातें याद रखने वाली है वो क्या है? जो टेक्निकल बातें यहाँ पर याद रखने वाली हैं वो ये हैं भाई, ये जो आपने पत्थर को, जो ऑब्जेक्ट को आपने फेंका था यहाँ पर, जो पत्थर को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका था यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से करके, तो आपने इसको वेलोसिटी v के साथ फेंका था। तो इनिशियली जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो v है, क्योंकि आपने जो उसको वेलोसिटी v के साथ फेंका है वो वेलोसिटी v सारी की सारी हॉरिजॉन्टल है। तो बेसिकली इसकी जो इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो v है, और इनिशियली जो उसकी वर्टिकल स्पीड है वो 0 है, क्योंकि आपने इसको वर्टिकल स्पीड तो दी नहीं है। तो इनिशियली जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड है, कौन सी स्पीड? रिजल्टेंट, वो सिर्फ vh के बराबर होगी, क्योंकि v तो 0 है। बट एट अ लेटर पॉइंट, एट अ लेटर टाइम, यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो तो v ही रहेगी, और जो इसकी वर्टिकल स्पीड है वो अब कुछ गेन होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी अब वो किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी vh स्क्वायर प्लस vv स्क्वायर। अभी बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो अंडर रूट vh स्क्वायर प्लस vv स्क्वायर के बराबर ही होती है, अंडर रूट vh स्क्वायर प्लस vv स्क्वायर के बराबर ही होती है। लेकिन इनिशियली चूंकि इसकी कोई वर्टिकल स्पीड नहीं थी, तो लिहाजा हमने इसकी रिजल्टेंट स्पीड को vh के बराबर ही लिया था, क्योंकि हमने जिस स्पीड से को फेंका था वही इसकी रिजल्टेंट स्पीड थी और वही इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसको हम वर्टिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर इसको हम वर्टिकली सॉल्व करेंगे तो वर्टिकली जो इसकी इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी? हमेशा 0 हुआ करेगी। तो जब इसका ऊपर से हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो हॉरिजॉन्टली स्पीड है सारी, वर्टिकली तो कोई स्पीड ही नहीं है, तो इसकी वर्टिकली इनिशियल स्पीड हमेशा 0 हुआ करेगी। लिहाजा आप वर्टिकली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर। तो आप जो फॉर्मूला लगाया करते थे s इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर, कब लगाया करते थे? इसमें दो शर्तें होती थी। इसके पहली शर्त होती थी कि इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 0 होना चाहिए, और दूसरी शर्त होती थी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि वैक्यूम है तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म होगा, और इनिशियल स्पीड जो है वर्टिकली 0 होगी, तो लिहाजा यहाँ पर इक्वेशन आप s इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं। बाकी सारी लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले वही हैं जो आपने पिछले टॉपिक्स में यानी कि प्रोपेक्टर मोशन में आपने पढ़े हैं आपने, ठीक है। अगर इसका एक आध सवाल कर लेते हैं। फर्स्ट तरह आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है इस तरह से, और बल्कि ऐसे ना करें इसको,
उसने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से सीधा थ्रो किया है इसको, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से एक पैराबोलिक कर्व बनाता हुआ नीचे गिर जाएगा, पैराबोलिक कर्व बनाता हुआ नीचे गिर जाएगा, इस तरह से गिर गया। फर्स्ट से जो हाइट है, ये हाइट आपको गिवन है, फर्स्ट हाइट आपको गिवन है ये 40 मीटर। ये पॉइंट वो है जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम पे है, और ये पॉइंट क्यू है जहाँ पे जाके गिरे, ठीक है। अब लोग आप लोगों को करना है कि आप लोगों को करना ही है कि आपको मालूम करना है, फाइंड आउट horizontal speed at P, horizontal speed at Q, horizontal speed vertical speed at P मालूम करें, टाइम टू फॉल 40 मीटर मालूम करें, vertical speed at Q मालूम करें, velocity at P मालूम करें, नेट वेलोसिटी एट Q मालूम करें, और डिस्टेंस O2Q मालूम करें, ठीक है। ये सारे काम आपको करने हैं। आप ये करें कि जो क्वेश्चन है इसको कॉपी कर लें, या जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है उसको स्क्रीनशॉट ले लें, वरना है कि ये मैं पीडीएफ अभी शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ ग्रुप पे। तो आप ये करें कि जो पीडीएफ में भी शेयर कर रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कल इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास लेने आएंगे तो आप जो है सारे क्वेश्चन साथ लेकर आएंगे। अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसके सारे सोल्यूशन साथ लेकर आएंगे। तो इसको कल हम इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्लास में सवाल को डिस्कस करने के बाद इसकी एक वर्कशीट है उसको भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, और ये होमवर्क आप लोगों को लाजमी तौर पे जो है वो कल करके लाना है, ठीक है। आपका होमवर्क है जो कि आपको लाजमी तौर पे कल करके लेकर आना है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, इंशाल्लाह पे इसके सोल्यूशन के साथ कल मिलते हैं कॉलेज में, और कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।